आखिरी 30 दिन में 30 मॉक टेस्ट लगा लो अगर आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ये तो सच बात है। लेकिन अगर आपने उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और आज की वीडियो में वही हम आपको सिखाने वाले हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। यकीन करो, अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं, अगले 30 मॉक टेस्ट देने के बाद आप 130, 140, 150 तक जा सकते हो। ये सब डिपेंड करता है कि आप उसका एनालिसिस कैसे करते हो और एनालिसिस करने के बाद उस चीज़ों पे काम कैसे करते हो। बाकी कल हमने एक वीडियो बनाया था कि आखिरी के 30 दिन में तैयारी कैसे करनी चाहिए, डेली का क्या प्लान होना चाहिए, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। तो वो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, कल की वीडियो है। बाकी उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चेक कर लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा सीजल के लेके। चलो बात करते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। तो एक बड़ा सा चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगे। बड़े आराम से बड़े प्यार से आपको समझाते हैं कि आपको एनालिसिस करना कैसे है। हम यकीन बताते हैं अगर आप इस चार्ट को समझ गए तो यकीन करो आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलो तो सबसे पहले समझते हैं कि आपने एक मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट लगाने के बाद 3 टाइप की चीज़ें बनती हैं, या तो सवाल सही होगा या गलत होगा, या फिर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, स्किप कर दिया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो राइट हो गए, फिर जो क्वेश्चन रॉन्ग, और फिर जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। सबसे पहले जो सवाल सही होगा उसमें 2 कैटेगरी के सवाल होंगे। सबसे पहले एक सवाल जो एकदम परफेक्ट होंगे, मतलब जो सोच के आपने टिक किया था वही एकदम उसका आंसर है और कोई दिक्कत नहीं उन सवालों में, यानी कि उन सवालों को टच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सही तो हो गए पर उनमें डाउट जरूर बना होगा। डाउट क्या होगा? 2 तरह के डाउट होते हैं। एक डाउट ये हो सकता है कि शायद आपने सवाल तो सही कर दिया पर उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, मतलब कोई आसान सा सवाल था जो शायद 30 सेकंड में हो जाना चाहिए था, आपने उसमें 2 मिनट लगा दिए, तो आपने ज़्यादा टाइम दे दिया उसको। दूसरा हो सकता है कि शायद आपने कोई तुक्का मारा हो, तुक्का मार के भी सवाल सही हो जाते हैं कभी कभी, तो हो सकता है आपने कोई तुक्का मारा हो। ठीक है, तो ये कैटेगरी आ गई हमारी सही वाली। ठीक, चलो अभी इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, धीमे धीमे बाकी चीज़ें समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस चार्ट का आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा। बाकी जो सवाल आपने तुक्का मारे, तो एक ये भी यहाँ सवाल बनता है कि भैया क्या तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो उसका जवाब भी वीडियो के एंड में दे देंगे। अच्छा, दूसरी कैटेगरी आती है जो सवाल आपके गलत हो गए। उसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ सिली मिस्टेक हो सकता है, आपने सब कुछ सही किया हो लेकिन एक सिली मिस्टेक कर दी, उस वजह से आपका सवाल गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। हो सकता है आपने तुक्का लगाया और फिर भी गलत हो गया। और एक हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई हो। ठीक, तो ये आपकी आ गई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, एक हो गया ये सिली मिस्टेक। 3 चीज़ें अभी तक मेन पता चली हैं। फिर आती थर्ड कैटेगरी जहाँ पे आपने क्वेश्चन को स्किप किया है, अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब इसके भी 2 बड़े रीज़न हैं। या तो हो सकता है कि आपको टाइम ही ना मिला हो, इस वजह से आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, या फिर हो सकता है कि आपके पास नॉलेज ना हो, मतलब आपको वो सवाल बिल्कुल भी आता ही नहीं था, इसलिए आपने उसे अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक, चलो ये हमें चौथी चीज़ मिल गई। हमने 4 चीज़ें यहाँ पे ग्रीन सर्कल में कवर की हैं। हमें सबसे ज़्यादा फोकस इन 4 चीज़ों पे करना है। सबसे पहले बात करते हैं जो क्वेश्चन सही होगा उनमें ज़्यादा टाइम, जिन सवालों में आपने ज़्यादा टाइम खर्च कर दिया है, उन सवालों को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखो 4 चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, ये 4 चीज़ें हैं: ज़्यादा टाइम, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, नो नॉलेज और सिली मिस्टेक। ज़्यादा टाइम जिन सवालों में लग गया उसकी वजह से नुकसान क्या क्या होता है? आपने यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे दिया, इस वजह से हो सकता है कि जो सवाल आपने स्किप कर दिए वहाँ पे आपके पास टाइम बचा ही ना हो। तो अगर ये चीज़ सही हो जाती है, अगर आप ये चीज़ सही कर लो कि जिन सवालों में ज़्यादा समय चला गया, अगर ये सही कर लो तो यकीन करो शायद हो सकता था जो सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनमें से 1 आधा 2 आपको आते हों, फिर भी आप नहीं कर पाए क्योंकि टाइम की कमी पड़ गई थी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह के सवालों में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद सिली मिस्टेक भी होती है, इसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी गलती होती है बहुत बार। क्या होता है कि हमने कुछ और सोच के कोई और कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, मतलब हमें कॉन्सेप्ट आता था पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कुछ और गलती कर दी, तो इसे भी पढ़ने की ज़रूरत है। ये हमारा रिवीजन वाले पार्ट में आ जाएगा। ये आ गया टाइम मैनेजमेंट में, और ये आ गया हमारा रिवीजन के पार्ट में कि भाई हमें रिवीजन करने की ज़रूरत है सवालों को लेके। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना कि परसेंटेज है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था जो हमें आता है पर कुछ छोटी सी मिस्टेक करके वो गलत हो गया पूरा, तो यार इन कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक, सिली मिस्टेक की बात करें, बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सिली मिस्टेक करते ही करते हैं, और ये अक्सर सबके साथ होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सिली मिस्टेक का सोल्यूशन हमें जो सबसे सही लगता है वो ये कि जिन भी सवालों में सिली मिस्टेक हो रही हो, अपने आप को 2-4 थप्पड़ मारो। मार सकते हो तो, नहीं मार सकते तो उसकी जगह एक और सोल्यूशन है, वो ये कि आप एक काम कर सकते हो, जो भी चीज़ की गलती आपसे हुई है उस सवाल को आप 10 बार कॉपी में लिखोगे। पहली बार लिखोगे,
आप लगे ठीक है सवाल गलत हो गया, दोबारा लिखोगे, 3 4 5 बार तक लिखोगे ना, आप बोर हो जाओगे बहुत ज़्यादा, और 10वीं बार तक उस सवाल को लिखते लिखते आप इतना ज़्यादा बोर हो जाओगे, पक जाओगे उस सवाल से। कहने का मतलब ये है, चाहे थप्पड़ मारने की बात हो या फिर उस चीज़ को बार बार लिखने की, इससे होगा क्या कि ये जो सिली मिस्टेक आपसे हुई है ये आपको याद रह जाएगी। बस मकसद हमारा ये है कि जो भी सिली मिस्टेक हो वो हमें याद रह जाए, सिर्फ इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप उस सवाल को 10 बार लिखो। उससे होगा क्या, बहुत बार ये होता ना कि किसी सवाल में 2 दूनी 4 की जगह 2 दूनी 6 हमने कर दिया, इस चक्कर में पूरा सवाल गलत हो गया हमारा। तो सिली मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं, कि यही तरीका हमें सबसे सही लगता है कि उस चीज़ को बार बार जब आप करोगे ना तो वो दिमाग में आपके बैठ जाएगी, जब अगली बार मॉक टेस्ट देने जाओगे तो वो गलती आपसे बहुत कम चांस है कि दोबारा हो। तो इस तरह आप सिली मिस्टेक को टैकल कर सकते हो। फिर बात करते हैं नॉलेज, यानी कि जो सवालों का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, जो चीज़ आपने इससे पहले कभी पढ़ी नहीं थी। तो कहने का मतलब है, जब आप एक मॉक टेस्ट देते हो तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करनी चाहिए, और जो हमने ग्रीन सर्कल से मार्क कर रखा है ये हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 4 जगह काम करोगे तब जाके आपका स्कोर बढ़ना इंक्रीज होगा। सबसे पहले तो जहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है उस टाइम को आपको कम करना पड़ेगा। कैसे कम करोगे, हम मान लेते हैं मैथ्स की बात कर लेते हैं कि मैथ्स के किसी सवाल में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है ये पता करने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि वहाँ पे कैलकुलेशन की वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, या हो सकता है कि वो सवाल में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमारा कमज़ोर था। ठीक, तो कहने का मतलब है इस जगह आप काम करोगे। कैलकुलेशन तो डेली करनी है, चाहे आपकी स्ट्रांग हो या ना हो, वो तो डेली प्रैक्टिस करते रहो जब तक आपका एग्जाम है। बाकी जिस भी टाइप के सवालों में आपको दिक्कत आ रही है उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो ताकि टाइम का इशू ना हो। स्पीड बढ़ानी है किसी मैथ्स के सवाल में, सिंपल सा फंडा है, सवाल को सही करना आपको आ गया तभी आपका ये राइट वाले इसमें है। ठीक, अब आपको उसकी स्पीड बढ़ानी तो सही करना आ गया ना, अब सही समय पे सही करना है तो बार बार प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, इसी तरह सिली मिस्टेक की बात करी थी, उन्होंने बताई दिया डिटेल में। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, उसका रिवीजन करो अच्छे से उन चैप्टर्स का जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। और जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं आती, इसमें ये देखो कि ये जो चीज़ थी, ऐसा तो नहीं मॉक टेस्ट में कहीं सवाल टफ आ गया था बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कि हो सकता है ऐसा कोई सवाल पूछ दिया गया हो जिसके बारे में आपको अता पता है नहीं और आपको का किसी को भी नहीं पता है, तो उस सवाल को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जेन्युइन सवाल भी ऐसे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल सा सवाल आ गया कि डूरंट रेखा कौन से 2 देशों के बीच में, अब ये बहुत बेसिक सा बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर ये भी आपको नहीं आता मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, तो वहाँ पे जिन चीज़ों को आपको ज़्यादा मेहनत करके देनी है। कहने का मतलब है अगर आप इन 4 चीज़ों पर काम करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब ज़्यादा टाइम आपने किसी सवाल में दिया तो कहाँ पॉसिबल है, या तो ये मैथ्स में पॉसिबल है या रीजनिंग में पॉसिबल है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको इंग्लिश के पैसेज में हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना इंग्लिश में कि पैसेज पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है। तो ज़्यादा टाइम आप कहाँ खर्च कर सकते हो, मैथ, रीजनिंग और पैसेज में। तो अगर आप इसके मेहनत कर लोगे तो जाहिर सी बात है जो मोर टाइम की दिक्कत है ये सॉल्व हो जाएगी कहीं ना कहीं। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कहाँ हो सकती है, ये आपकी मैथ में हो सकती है, रीजनिंग में हो सकती है, और कहीं गलती होगी, कॉन्सेप्ट इन 2 में होते हैं। रीजनिंग में कोई ट्रिक हो सकता है, आपने कुछ और सोच के लगाया हो कॉन्सेप्ट, वो कुछ और लग गया हो। नॉलेज आपको नहीं है, मैक्सिमम केसेस में जीके में ही होता है कि आपको सवाल आता होगा या फिर नहीं आता होगा, या फिर हो सकता है वोकैब में आपको नॉलेज ना हो। ठीक है, ग्रामर का कोई रूल ना पता हो, इंग्लिश में भी हो सकता है, या फिर मैथ्स का कोई फॉर्मूला आपको ना पता हो। सिली मिस्टेक तो किसी में भी हो सकती है, हम ए लगाने जा रहे थे गलती से ए का सोच के मैंने सी पे टिक कर दिया, तो सिली मिस्टेक तो किसी में भी हो सकती। कहने का मतलब है अगर आप इन 4 चीज़ों पे काम कर लोगे तो आपका स्कोर धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो सवाल बच्चे पूछते हैं ना कि मैथ में स्कोर नहीं बढ़ नहीं रहा, क्या करें, उसका ये आंसर है अगर आप इस जगह इन 4 चीज़ों पर काम करोगे तो बात बन जाएगी। अपनी कॉपी में जो आपकी मॉक टेस्ट की कॉपी होगी उस कॉपी में नोट डाउन करते हो चलो। आपने पहला मॉक लगाया, आप देखो ना इन 4 कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं उनको नोट डाउन करो और उनको पढ़ना शुरू कर दो। फिर आपने दूसरा मॉक टेस्ट लगाया, फिर सेम इसी कैटेगरी में कुछ और टॉपिक मिले होंगे। भाई मैथ में हो सकता है यहाँ पे पहली बार में आपको पता चले कि सर्कल में दिक्कत आ रही है, तो आप सर्कल का रिवीजन करोगे ना, अगली बार हो सकता है आपको पता चले कि यार प्रॉफिट एंड लॉस के बेईमान दुकानदार वाले सवालों में दिक्कत आ रही है, तो आप उसका रिवीजन करोगे। धीमे धीमे आपका सब कुछ जो वीक होगा वो अच्छा होता चला जाएगा, उसमें आपका स्कोर धीमे धीमे बढ़ने लगेगा। भाई यही तो आपके वीक टॉपिक्स है, इसके अलावा जो चीज़ें बाकी रह गई आप उन पर भी ध्यान दो ना। जैसे परफेक्ट, जो सवाल एकदम सही है उसमें क्या ही चेक करके फायदा है, कोई मतलब नहीं। जो तुक्का लगाने वाली चीजें हैं इसके बारे में भी आगे बात करते हैं, चिंता ना करो। सिली मिस्टेक बता दिया, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बता दिया, तुक्का आगे बताएंगे ही। जिनका नॉलेज नहीं है वो बता दिया। हाँ, ये नो टाइम की बात और कर लेते हैं। भाई जिन सवालों के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा, रीजन क्या था, आपने कहीं पे ज्यादा टाइम खर्च कर दिया। जब ज्यादा टाइम खर्च कर दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ टाइम कम पड़ जाएगा। तो इस चार्ट में जो 4 चीजें मेन हैं हम फिर से हाईलाइट कर दे रहे हैं उनको। एक, ज़्यादा टाइम जहाँ लग रहा है, सिली मिस्टेक जहाँ पे हो रही है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक जहाँ पे हो रही है,
और जिन चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं है। अगर आप इन 4 जगह मेहनत करोगे तो यकीन करो, हमें पूरा भरोसा है इस बात पे कि आपका स्कोर धीमे धीमे इंक्रीज होता रहेगा। और यही सही तरीका है एनालिसिस का। एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ आपने गलत गलत क्वेश्चन देख लिए, क्योंकि गलत में तो बहुत बार ऐसा भी तो होता है ना कि सिली मिस्टेक हो गई, तो उन्हें देख के सिर्फ क्या फायदा है। बहुत सवाल ऐसे भी तो होंगे जो सही होने के बाद भी आपको नहीं आते, बहुत सवाल ऐसे भी तो होते हैं जो आपसे स्किप हो गए पर वो आपको आते थे। ठीक है, तो हर चीज़ आपको देखते हुए चलनी है, तब जाके आप जब प्रॉपर एनालिसिस करोगे ना, तब जाके आपका स्कोर बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा। बाकी सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से बात नहीं बनती, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते रहोगे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों की एक समस्या एक ये भी आती है कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें, जरा उस पर बात कर लेते हैं, फिर तुक्के के ऊपर चलते हैं। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की बात करते हैं तो हमारा जो पैटर्न है हम आपको वो बताएंगे। हम जब पेपर देते थे हम कैसे अटेम्प्ट करते थे। ठीक, सबसे पहले हम मैथ्स को अटेम्प्ट करते थे, उसके बाद इंग्लिश या जीके, कोई भी, इन दोनों में कोई भी आगे पीछे हो जाए हमें कोई फर्क पड़ता नहीं था, सेम चीज़ें, क्योंकि दोनों में टाइम लगता नहीं है। एंड फिर लास्ट में रीजनिंग। ये मेरा पैटर्न था। अब आपको ये फॉलो करना है या नहीं करना ये अभी आपको नहीं पता। हमें देख के हो सकता है आप कोई इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दे, किसी को फायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है, तो वो चीज़ अलग अलग है। आप करोगे एक्सपेरिमेंट, 30 दिन पेपर में है, 30 मॉक टेस्ट तो कम से कम लगाने हैं, तो घर बैठे जब तक मॉक टेस्ट लगा रहे हो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने कभी रीजनिंग को आगे रखा, फिर हमने जीके को लगाया, फिर हमने इंग्लिश को लगाया, फिर हमने मैथ्स को लगाया। हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए, कभी इंग्लिश को आगे रखा, कभी पीछे रखा, कभी रीजनिंग को आगे रखा, कभी जीके से शुरुआत की। तो ये सब चीज़ें करके हमने देख ली, पर हमें जो सबसे ज़्यादा फायदा मिला वो ये कि अगर हम ये पैटर्न पे चलते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है। अब बहुत से लोगों को इस पर फ़ायदा मिल सकता है, बहुत से को नहीं मिल सकता। हमें फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी। भाई सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग मैथ्स ही है। अगर हम शुरू के 10-15 मिनट में मैथ्स को उड़ा दें, मेरे दिमाग में यही था ना कि अगर शुरू के 10-15 मिनट में मैथ्स को उड़ा दें, इंग्लिश जीके में तो किसी को टाइम लगता नहीं, हार्डली हमें 2 मिनट लगते थे जीके में, हार्डली, क्योंकि आता होगा तो टिक करोगे, नहीं आता होगा तो स्किप कर दोगे, सिंपल यही फंडा रहता है। इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं था। मेन टाइम जो लगता है इंग्लिश में मेरे हिसाब से वो पैसेज या क्लोज टेस्ट में लग सकता है, और ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे आपको टाइम लगना चाहिए। फिर सीधा आ जाओ रीजनिंग की तरफ। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि कुछ भी करके हमें 3 सेक्शन 30 मिनट में ख़त्म कर देने हैं, और कोशिश करते थे उससे पहले ख़त्म हो जाए। अगर 30 मिनट में ये तीनों सेक्शन खत्म कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आखिरी रीजनिंग को करने के लिए 30 मिनट बचे, 10-15 मिनट में अपन रीजनिंग को खत्म करेंगे, और फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें अपन क्या करेंगे, फिर से ग्राउंड लाएंगे शुरू से, और शुरू से लेके फिर से सारी चीज़ चेक कर लेंगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ स्किप हुई है उसे दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था, लेकिन आपको ये अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करो कि इंग्लिश को पहले रखें या जीके को पहले रखें, और फिर अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको क्या मिलता है। एक और टिप ये है कि आपका पेपर 60 मिनट का होता है, लेकिन आप कोशिश करो 55 से 50 मिनट के अंदर अंदर उसे खत्म करने की। समझ रहे हो? अच्छा, ये क्यों बताते हैं? अगर आज आपको आदत पड़ गई 55 मिनट में पेपर देने की, तो एग्जाम में आपको 60 मिनट मिलेंगे, यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा, उससे बहुत फायदा होगा। तो कोशिश करो, जिनका स्कोर एक रेंज भी देते हैं, जिसका स्कोर 130 के आसपास आ रहा है, उन्हें हम रिकमेंड करते हैं कि वो 50 मिनट का टाइमर लगाएं। और टाइमर कैसे लगाओगे? ये मत करना कि पेपर शुरू कर दिया, आखिरी के 10 मिनट में हम बंद कर देंगे, ये नहीं, वो आप नहीं कर पाओगे। शुरू के 10 मिनट पेपर शुरू करने के बाद बैठे रहो, और आखिरी के 50 मिनट में सॉल्व करो। जिनका स्कोर 100-110 आ रहा है, वो लोग 55 मिनट का टाइमर लगा लो भाई। ठीक है, आप शुरू के 5 मिनट बैठे रहो और फिर उसके बाद आप सॉल्व करो। ठीक है, चलो, ये हो गई पेपर को अटेम्प्ट करने की बात। लास्ट में बात करते हैं तुक्का लगाने के ऊपर। देखो, तुक्का लगाने का भी सिस्टम समझो, कैसे तुक्का लगाना चाहिए और लगाना भी चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, ये होते हैं। ठीक, जनरली लोग कितना अटेम्प्ट करते हैं? मेरे हिसाब से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक होंगे जो 80 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, एक 85 होंगे, एक 90 होंगे। यही 3 तरह के लोग होंगे, 80, 85 और 90। 3 तरह के लोग होते हैं जो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं इस रेंज में। हमने हमेशा 90 से ऊपर ही अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मेरा बिलीव था कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी नंबर ज़्यादा बनेंगे। हम अपने हिसाब से सोचते थे, आपका अपने हिसाब से। तुक्का लगाने की जो हम बात कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आप मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपको इस चीज़ से मॉक टेस्ट में फ़ायदा नहीं मिल रहा तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ायदा मिल रहा है तो फिर आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक, ये मत करना कि एग्जाम के 2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, सीधे एग्जाम में अप्लाई मार दिया, तुक्का कैसे मारे, ये सब मत करना। ठीक, चलो, 80, 85 और 90। सपोज करो यहाँ पे आप 15 क्वेश्चन तुक्का मार दिए आपने। ठीक है, यहाँ पे आपने 10 सवाल तुक्का मार दिए, और यहाँ पे भी आपने मान लो 8 सवाल तुक्का मार दिए। 3 केसेस आपके सामने हम लेके चल रहे हैं। यहाँ 15 सवाल तुक्का मार दिए, इन्होंने 10 सवाल तुक्का मार दिए, इन्होंने 8 सवाल तुक्का मार दिया, 80, 85 और 90। अब
तुक्का मारने का सीन का ये जो हम चीज़ बता रहे हैं ये सिर्फ एसएससी के पैटर्न के हिसाब से। एसएससी का पैटर्न में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की होती है। मतलब जब आप 4 सवाल गलत करोगे तो 1 सवाल का नंबर कटेगा। कहने का मतलब है अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें से 1 सवाल सही हो गया, 4 गलत हो गए, इसका मतलब आपका स्कोर आ गया 0/सन्नाटा, 0, ना प्लस ना माइनस। तो कहने का मतलब है अगर आप 5 सवालों में तुक्का मारो, उनमें से किसी एक को आप सही कर देते हो, 4 गलत भी हो जाते हैं, तब भी यकीन करो आपका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगा +2 और इधर -2 हो जाएगा, ठीक है, और इधर -2 हो जाएगा तो वो रहेगा 0 ही, ठीक है। लेकिन सोच के देखो, अगर इस 5 में सोचो, तुक्का आपने इस हिसाब से लगाया कि अगर इस 5 में 2 सही हो गए और 3 गलत हो गए, तो अब स्कोर क्या बनेगा? 2 का मिलेगा +4, है कि नहीं, और 3 का मिलेगा कितना? -1.5, ठीक, मानते हो? तो आपका ओवरऑल कितना मिलेगा? 2.5, मतलब आपको 2.5 नंबर का फायदा हो गया। तो अगर 5 सवाल में इस हिसाब से भी तुक्के मारे कि 2 सही 3 गलत, तब भी 2.5 नंबर आपको मिल सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, रेलवे के एग्जाम में ऐसा तुक्का मत मारना, बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 1/3 की नेगेटिव होती है, या किसी और एग्जाम में जिसमें 1/3 की नेगेटिव, वहाँ ये सब फालतू की चीज़ें मत करना। हम तुक्का मारा करते थे किसमें? सिर्फ जीके में, और कहीं नहीं। हमने जीके में तुक्का मारा क्योंकि जीके मेरा कभी स्ट्रांग रहा नहीं। 25 सवाल में 10 ही आते थे, बाकी जो 15 थे हम तुक्के के भरोसे चलते थे, और लगभग हम सब में, अच्छा तुक्का भी आंख बंद करके नहीं, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है वहाँ मारो, वहाँ मत मारो। जहाँ 4 ऑप्शन में से आपको लगता हो 3 ऑप्शन में से कोई हो सकता है, वहाँ मार सकते हो, या फिर 2 में डाउट हो, वहाँ तो मारो ही मारो। 4 के बारे में बिल्कुल अननोन हो, जैसे कोई करंट अफेयर्स का सवाल है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, हम तुक्का नहीं मारेंगे वहाँ पे। लेकिन जहाँ लगता है कि इन 2 ऑप्शन में से एक हो सकता है, या फिर ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इन तीनों में कोई एक है, अपन वहाँ पर मारते थे। और हमने ये चीज़ से हमेशा फ़ायदा उठाया, मतलब हमने 10-12 सवाल में तुक्का मारा पेपर में, और उससे में हर बार 3-4 नंबर का फ़ायदा तो होता ही था। तो अगर 3-4 नंबर फ्री के मिलने तो आप बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हो। अब ये 3 केस हमारे सामने थे, अब सोच के देखो, इन्हीं तीनों में जरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम भी बीच वाले का ले लेते हैं, 10 है। अब सोचो इसने 4 सवाल सही कर दिए, 6 गलत कर दिए, 4 का मतलब कितना हो गया? +8 और -3, यानी कि इसे 5 नंबर का फायदा हो गया कि नहीं हो गया इसे, ठीक। अब ये चीज़ आपको अभी पेपर पे दिख रही है तो शायद सच ना लगे, लेकिन सच में फ़ायदा होता है, लेकिन ये % टू % वेरी करता है। फिर से समझा रहे हैं, एक बार नहीं 10 बार बोला हमने वाली वीडियो में कि भाई तुक्का, ये जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ तब अप्लाई करना जब आपको मॉक टेस्ट में फ़ायदा मिले। हमें फ़ायदा मिला कि 3-4 नंबर मेरे बढ़ सकते हैं जीके में, तो हमने बढ़ाने की कोशिश की। अगर किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा, मान लो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो 5 में 1 ही सही हो रहा है उनका हर बार, या 5 के 5 गलत हो रहे हैं, मतलब आप तुक्का मत मारो, आपके लिए वो चीज़ काम नहीं करती। जिसके लिए काम करती है सिर्फ वही अप्लाई करे। जैसे मान लो यहाँ 15 सवाल हैं, सोच के देखो, इस 15 सवाल में किसी इंसान के 4 सही हो गए, 4 का मतलब है +8, ठीक है, 4 का मतलब कितना हो गया? +8 नंबर आ गए। 11 सवाल गलत हो गए, सिर्फ 4 ही सही हैं, 11 गलत हो गए, 11 का मतलब होगा 5.5 की माइनस, तब भी ओवरऑल उसे 2.5 प्लस हो गया उसका, तो मतलब उसे 2.5 नंबर का फायदा हो गया। तो कहने का मतलब है तुक्का इस हिसाब से मारो कि ओवरऑल आप बैलेंस में रहो। 5 में अगर 2 सही होते तो बढ़िया ही है, 15 में 4 सही हो रहे हैं तब भी बढ़िया है, 8 हैं, 8 में अगर 2 सही हो गए तो प्लस का 4 नंबर मिल गए, 6 गलत हो गए तो -3 हो गया आपका, 1 नंबर का फायदा मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको फ़ायदा उठाना है। मेरी बात आपके दिमाग में धस रही है, हम क्या समझाने की कोशिश करें, तो तुक्का भी अगर मारना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, और मॉक टेस्ट में पहले अप्लाई करके। ये जो चीज़ हमने आपको बताई ये आप मॉक टेस्ट में ज़रूर अप्लाई करना। बाकी प्रेजेंट टाइम में आपका मॉक टेस्ट स्कोर कितना आ रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम समझ जाएंगे यहाँ तक वीडियो किसने किसने देखी है। तो हमने 3 तरह की चीज़ें इस वीडियो में कवर की। एनालिसिस कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा, ये 4 चीज़ों पे काम करना ये भी समझ में आ गया होगा, ये आपका पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना ये भी समझ में आ गया होगा, और लास्ट में तुक्का वाला जो पार्ट था कि इसे कैसे आप टैकल कर सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है, इन पे काम करोगे तभी आपका स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वीडियो थी मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर, जो कि हमने कल कहा था, ठीक। अच्छा, अब जो अगली वीडियो आएंगी वो आएंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, और या फिर वो तो वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बताओ, जिस टॉपिक पे आप बोलोगे उस टॉपिक पे हम अपन वीडियो बना देंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट कुछ भी आप कर सकते हो जो आपका मन हो। थोड़ा सा सपोर्ट भी आप भी दिखाओ, ताकि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो में बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको आखिरी टाइम पे पढ़ने चाहिए ताकि अच्छा स्कोर कर सको।